हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज हम पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर में यूनिट सेकंड समकालीन भारत और शिक्षा। ये हमारा पेपर है और इसमें सेकंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम कर्जन के शैक्षिक कार्यों का परिचय से शुरुआत करेंगे। कर्जन के शैक्षिक कार्यों का परिचय। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मैकाले मिनट, वुड डिस्पैच और शिक्षा का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट में आता है, यूनिट सेकंड में कर्जन के शैक्षिक कार्यों का परिचय। तो कर्जन के शैक्षिक कार्यों के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। शिमला शैक्षिक सम्मेलन 1901। सितंबर 1901 में शिमला में हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड कर्जन ने की। मतलब शिक्षा को लेकर के, शिक्षा पे डिस्कशन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अध्यक्षता की थी और ये शिमला में एक सम्मेलन चला था 1901 में, और यह सम्मेलन 15 दिनों तक चला था। इस सम्मेलन में प्रत्येक राज्य से लोक शिक्षण निदेशक तथा ईसाई मिशनरियों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में मतलब ईसाई मिशनरियों के जो प्रतिनिधि थे, जो ईसाई स्कूल चलाते थे मैनेजमेंट कमेटीज़ के, तो उनको भी कॉल किया गया था। और हर राज्य से, हर स्टेट से शिक्षा निदेशक, एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी इसमें बुलाए गए थे और ये सम्मेलन 15 दिनों तक चला था। सम्मेलन में कुल 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इस सम्मेलन के अंदर 150 प्रस्ताव पारित किए गए। अब विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं संगठन के संबंध में सुझाव। कर्जन के शैक्षिक कार्यों में विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं संगठन के संबंध में क्या सुझाव दिए गए, उससे पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू कर्जन्स एजुकेशन वर्क्स, शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901। लॉर्ड कर्जन chaired this conference in Simla in September 1901. It continued for 15 days. Director of Public Instruction from every state and some representatives of the Christian missionaries were invited in this conference. अब विश्वविद्यालयों के प्रशासन एवं संगठन के संबंध में क्या सुझाव दिए गए थे वो पढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में सीनेट की सदस्यों की संख्या कम की जानी चाहिए और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। सीनेट के 20% सदस्य हर साल चुने जाने चाहिए। शिक्षाविद, कॉलेजों के शिक्षक और सरकारी अधिकारी, इन सभी का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 की जानी चाहिए। उनका चुनाव सीनेट के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहा, प्रत्येक विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। सजेशंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज क्या था। द नंबर ऑफ द सीनेट मेंबर्स इन द यूनिवर्सिटी शुड बी रिड्यूस्ड एंड देयर टेन्योर शुड बी ऑफ 5 years. 20% of सीनेट मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड एवरी ईयर. Educationists, college teachers and government officials, all these should have representation in it. The strength of the syndicate member in universities should be increased to 15. They should be elected by senate members. The jurisdiction of each university should be decided. मतलब किसी यूनिवर्सिटी के जो केस होंगे, जो भी कानूनी केस होते हैं, वो उसके लिए एक जगह निर्धारित की जानी चाहिए कि वो केस कहाँ पे चलेंगे। तो ऐसा इस कर्जन के शैक्षिक कार्यों में ऐसा सुझाव दिया गया था। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संगठन के संबंध में सुझाव। विश्वविद्यालयों के शैक्षिक संगठन के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी आयोजित किए जाएं, ऐसा सुझाव दिया गया। पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। उच्च योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कहते हैं इवैल्यूएशन करना, कॉपी चेक करना। इंग्लिश में पढ़ेंगे। सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, रिसर्च वर्क शुड ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन यूनिवर्सिटीज। द करिकुलम शुड बी रिफॉर्म्ड.
Highly qualified teachers should be appointed and evaluation system should be reformed. नेक्स्ट चलते हैं, महाविद्यालयों के प्रबंधन के संबंध में क्या सुझाव दिए। जो मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं जो कॉलेजेस को चलाती थी, उनके संबंध में क्या सुझाव दिए कर्जन ने। एक सुव्यवस्थित प्रबंधन समिति होनी चाहिए। प्रत्येक महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के निर्माण की समुचित व्यवस्था हो। ट्यूशन फीस कॉलेजों को सिंडिकेट द्वारा किया जाना चाहिए। कॉलेजों की ट्यूशन फीस कितनी होगी वो सिंडिकेट तय करेंगे। Suggestions regarding management of the colleges. A well-organized management committee. There should be proper arrangement of building, sufficient teachers, library and laboratory in every college. Tuition fees colleges should be decided by the syndicate. आगे चलते हैं, महाविद्यालयों में शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए। मतलब कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेज में शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए। सब स्टैंडर्ड को बंद कर देना चाहिए। संबद्ध सब स्टैंडर्ड को बंद कर देना चाहिए। जो जहाँ पे स्टैंडर्ड जो है, जो नॉर्म्स हैं यूनिवर्सिटी के, अगर उनके अकॉर्डिंग कोई कॉलेज नहीं चल रहे हैं तो उनको बंद कर दें, उन कॉलेज को बिल्कुल हटा देना चाहिए। संबद्ध महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए। इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, एफिलेटेड है, तो उसका बार बार निरीक्षण किया जाए कि वहाँ पे जो रूम्स की, फर्नीचर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैबोरेटरी, लाइब्रेरीज, इनकी समुचित व्यवस्था है भी या नहीं भी। ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए। इसमें सुझाव एक और दिया गया कि जो ग्रेजुएशन है, जो स्नातक की शिक्षा है, वो 3 साल तक चलनी चाहिए और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों द्वारा की जानी चाहिए। जो कॉलेजों में रखने वाले शिक्षक हैं उनको विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो सजेशंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन द कॉलेजेस। सब स्टैंडर्ड्स शुड बी क्लोज डाउन। द एफिलेटेड colleges should be inspected regularly. Graduation should be of 3 years. The appointment teachers in colleges should be done by universities. यहाँ पे जो सब है ये SAB है, यहाँ पे U आएगा, इसको आप यहाँ पे U कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अधिनियम के लेख क्या थे। जो अधिनियम था, अधिनियम पारित किया गया था, ये तो सुझाव दिए गए थे। अब हम पढ़ते हैं जो अधिनियम बना उसके लेख, उसमें क्या क्या आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी गई थी, उनको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय की सीनेट में न्यूनतम 50 और अधिकतम 100 सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वैधानिक स्थिति विद्यालयों के सिंडिकेट के अनुसार है। शिक्षकों को उनमें उचित प्रतिनिधित्व होगा। सरकार सुधार में संशोधन करने और नियमों को मंजूरी देने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय में 20-20 फेलो होंगे, जबकि अन्य विश्वविद्यालय में सीनेट में निर्वाचित सदस्यों के रूप में 15 फेलो होंगे। गवर्नर जनरल के पास किसी भी विश्वविद्यालय के अक्षेत्रीय अधिकार, अक्षेत्र को तय करने की शक्ति होगी। अक्षेत्रीय अधिकार और अक्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। अक्षेत्रीय अधिकार मतलब उसको कौन से कहाँ तक उसको विस्तार देना है, वहाँ पे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इन्होंने उनको एरिया दिया था, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने मतलब कॉलेजों को एफिलिएशन दे सकता है। तो उसका जो राइट था वो किसको था, गवर्नर जनरल को था। 6 पॉइंट है, विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य हेतु भवनों, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालयों को होगा। अब देखो, हमने पीछे अभी क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़े थे सुझाव पढ़े थे, क्या सुझाव दिए गए थे। अब ये क्या बना दिया, ये आर्टिकल बना दिया गया, ये एक नियमावली बना दी गई, ठीक है ना। तो ये नियमावली जो है, जो सुझाव दिए गए थे उनसे मैच करती हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो सुझाव दिए गए थे उनको सबको ही मान लिया गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 90% बातें जो सुझाव में दी गई थी वो मान ली गई थी। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द एक्ट। देयर विल बी मिनिमम ऑफ 50 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 100 मेंबर्स इन द सीनेट ऑफ एन यूनिवर्सिटी and their tenure will be of 5 years. Statutory status is according to the syndicate of the universities. The teachers will have proper representation in them. The government reserves the right to amend, reform and approve the rules. The Kolkata, Bombay and Madras universities will have 20 fellows each, whereas the other universities
will have 15 fellows as elected members in the Senate. Governor General will have the power to decide the territorial jurisdiction of any university. Buildings, library and laboratories will be constructed for the purpose of higher education and research work in universities. Universities will have rights to appoint teachers in universities. तो ये था आर्टिकल जो कर्जन ने मीटिंग चलाई थी 15 दिनों तक शिमला में अधिवेशन हुआ था, जिसमें हर राज्य से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को इनवाइट किया गया था, मिशनरीज से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए थे, जितनी भी मिशनरीज थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है ना। तो जो 15 दिन तक कर्जन की अध्यक्षता में जो अधिवेशन चला था शिमला के अंदर, तो उसमें क्या सुझाव दिए गए, उसके बाद फिर क्या आर्टिकल बना, क्या अधिनियम बना, ये अधिनियम यहाँ पे दिए गए हैं। ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में हमसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे। समकालीन भारतीय शिक्षा के मात्रात्मक अवगुण, यहाँ पे हम पढ़ेंगे समकालीन भारतीय शिक्षा के मात्रात्मक अवगुण, इनको कहते हैं क्वांटिटेटिव। वो क्या थे? 5 में से 4 गांव में स्कूल नहीं है। 5 गांव में से एक ही गांव में स्कूल है, 4 में स्कूल ही नहीं है। 4 में से 3 लड़के शिक्षा से वंचित हैं और 40 में से एक लड़की किसी न किसी रूप में स्कूली शिक्षा से वंचित है। 40 नहीं है, 400 है। 40 में से एक लड़की किसी न किसी रूप में स्कूली शिक्षा से वंचित है। ये पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग है, डाउटफुल है, इसको एक बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। समकालीन भारतीय शिक्षा के गुणात्मक अवगुण क्या थे? तो उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी पाने के लिए थी। जो हायर एजुकेशन थी उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बस सरकारी नौकरी लग जाए किसी तरह से। उसमें नॉलेज बेस्ड, कल्चर बेस्ड, हमारे संस्कार वगैरह ये सब बातें नहीं थी। तो पाठ्यक्रम में औद्योगिक और व्यावसायिक विषय अनुपस्थित थे ही नहीं। पाठ्यक्रम में इंडस्ट्रियल और जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, वो वहाँ पे थे ही नहीं। अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। समझ के स्थान पर रटने पर बल दिया जा रहा था। बात को समझाने के बजाय रटने पर क्यों? क्योंकि हमें हमारी मातृभाषा में समझ में आता है, रीजनल लैंग्वेज में समझ में आता है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश पे फोकस किया जाता था। तो इंग्लिश को हम क्या करते थे? रटते थे। परीक्षाओं पर अधिक ध्यान था। परीक्षाओं से ही किसी का इवैल्यूएशन किया जाता था, किसी का मूल्यांकन किया जाता था। अब बच्चे से आता है, वो नहीं लिख पाता किसी कारण से, तो उसको भी उसकी परीक्षा के आधार पर ही मार्क्स दिए जाते थे। उसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर ज़्यादातर किया जाता था। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। 4 आउट ऑफ 5 विलेजेज हैव नो स्कूल। 5 में से 4 गाँव में स्कूल नहीं था। 3 out of 4 boys are devoid of any education and 1 out of 40 girls have some form of school education। यहाँ पे ये है कि 40 में से एक लड़की ही स्कूल के बारे में जानती थी या स्कूल जाती थी। 40 में से एक लड़की। यू कैन सी हियर दैट वुमेन एजुकेशन का क्या हाल था उस टाइम पे, आज से 100 साल पहले। क्वालिटेटिव डिमेरिट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसके जो क्वांटिटेटिव डिमेरिट्स क्या थे वो पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन वाज टू गेट गवर्नमेंट जॉब। इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट वर एब्सेंट इन करिकुलम, वो थे ही नहीं। इंपोर्टेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज। रोट लर्निंग इज बीइंग एम्फेसाइज्ड इन प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन एग्जामिनेशन। आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा कार्य पढ़ेंगे। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा कार्य क्या थे? केंद्रीय शिक्षा विभाग की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कर्जन के बाद। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। कला महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। कला महाविद्यालय जो साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, आर्ट से जुड़े होते थे, जैसे BA कह सकते हैं। कृषि शिक्षा में सुधार हुआ। नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। एजुकेशन वर्क्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। बिगिनिंग ऑफ द सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ से हुई थी। शिक्षा का एक केंद्रीय विभाग बना दिया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। चेंज इन द करिकुलम ऑफ आर्ट कॉलेजेस। रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर एजुकेशन। फोकस अपॉन मॉरल एजुकेशन। ठीक है ना।
अब आगे जो हमारा हेडिंग है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 का परिचय पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद कौन सा आयोग आया था? 1917 में आया था, 1917 से 19 के बीच में। इसको बोलते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। एन इंट्रोडक्शन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता को आज की डेट में कोलकाता भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार ने पुनः शिक्षा पर ध्यान दिया। प्रथम विश्व युद्ध आपको सबको पता है कि 1914 से 1919 तक चला था, तो उसकी समाप्ति पर लगभग भारत यहाँ पे दोबारा से शिक्षा पर ध्यान दिया गया। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या की ओर शिक्षा नियंत्रक बंगाल प्रांत ने सरकार का ध्यान केंद्रित किया। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 14 सितंबर 1917 को डॉक्टर माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अन्य सदस्य डॉक्टर ग्रेगरी, प्रोफेसर रामसे, मोइर, सर फिलिप हार्टोग, मिस्टर हॉर्नियल, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी थे। At the end of the First World War, Indian government again paid attention on education. Education controller Bengal province drew the attention of the government towards the problem of Calcutta University in 1916. To resolve the problem, the government appointed 7-member Calcutta University Commission on 14 September 1917 under the chairmanship of Dr. Michael Sadler. The other members of this commission were Dr. Gregory, Professor Ramsay, Moir, Sir Philip Hartog, Mr. Horniel, Dr. Jiauddin Ahmed and Sir Ashutosh Mukherjee. एक बार आगे चलेंगे। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। उसके क्या सुझाव थे, क्या उन्होंने फिर अपना अधिनियम बनाया, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आगे चलते हैं। आयोग की रिपोर्ट। अब जो कमीशन बनाया गया था उसने क्या रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों की समकालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन किया और मई 1919 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 17 भागों में विभाजित है और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधारों के लिए विस्तृत सुझाव शामिल हैं। माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा इसमें महिला शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा पर सुझाव शामिल हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है, महिला शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। शिक्षक शिक्षा मतलब शिक्षकों को भी ट्रेन किया जाए। पहले क्या था, अनट्रेंड टीचर होते थे, कोई भी क्लास पढ़ी उनको पढ़ाने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में पहली बार ये सुझाव दिया गया कि भैया शिक्षक शिक्षा भी होनी चाहिए, शिक्षकों को भी पढ़ाने के लिए शिक्षा स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। The commission studied the contemporary condition and the problem of Calcutta University and the other Indian universities and submitted its report in May 1919. This report is divided into 17 parts and contains elaborate suggestions for the reform of the Calcutta University. Besides secondary and university education, it also contains suggestions on women education, industrial education and teacher education. अब क्या है, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। देखो बोर्ड जो बने हैं, जैसे आप देख रहे हैं आज की तारीख में हर स्टेट के अंदर अपना एक बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। तो ये कब से शुरुआत हुई थी? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के बाद शुरुआत हुई थी। उसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे कि यूपी के अंदर इलाहाबाद बोर्ड जाना जाता है। तो इंटर कॉलेजों को या तो अलग से स्थापित किया जाना चाहिए या हाई स्कूल स्कूलों से जोड़ा जाना चाहिए। एक सुझाव ये भी दिया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी आयोग के द्वारा, क्या दिया गया कि इंटर कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों से अलग कर दो, विश्वविद्यालयों से अलग कर दें, इनको हाई स्कूल के साथ जोड़ सकते हैं। इंटर कक्षाओं में कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन किया जाए। अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों को मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने ये कहा कि जो अंग्रेजी और गणित हैं इनको छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट किसमें पढ़ाए जाने चाहिए? मातृभाषा में, जो रीजनल लैंग्वेज है हमारी उसमें पढ़ाए जाने चाहिए। अ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच प्रोविंस। इंटर कॉलेज शुड बी एस्टेब्लिश्ड ईदर सेपरेटली और शुड बी अटैच्ड टू द हाई स्कूल्स। आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल एजुकेशन should be organized in inter classes.
एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑल अदर सब्जेक्ट्स शुड बी टॉट इन मदर टंग। तो ये था आयोग की रिपोर्ट, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसके सुझाव दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में सुझाव, वो तो शिक्षा के बारे में थे। अब जो यूनिवर्सिटी थी, इंडियन यूनिवर्सिटी थी, वो तो जो सुझाव दिए थे वहाँ पे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए दिए थे स्पेशल, जो पीछे वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो वाले सुझाव दिए थे वो भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो बॉम्बे में है, वो मद्रास में है, कहीं पे भी है, तो उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से सुझाव दिए थे। इन सुझाव को एक बार पढ़ेंगे। किसने पढ़े दिए थे ये सुझाव? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919। विश्वविद्यालयों को हर क्षेत्र में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, फ्रीडम हो, उनको पावर हो। विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिए। सीनेट के स्थान पर न्यायालय और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए। तो सीनेट को हटा दो, न्यायालय बना दो, ठीक है ना, और सिंडिकेट के स्थान पे कार्यकारिणी परिषद बना दी जानी चाहिए। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम और परीक्षा के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज और एकेडमिक काउंसिल का गठन किया जाए। ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का होना चाहिए। विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए। देश में मुस्लिम बच्चों और युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने एक बात, यहाँ पे 2 बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। सबसे पहली वाली बात है कि मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या गई थी, आयोग ने महिला शिक्षा की विशेष संहिता स्थापित करने का सुझाव भी दिया था। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो समकालीन भारतीय शिक्षा है उसमें 40 में से 1 ही लड़की पढ़ती थी और 5 गांव में से 1 ही गांव के अंदर स्कूल था। तो इसलिए एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया। सजेशंस रिगार्डिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ शुड बी गिवन ऑटोनॉमी इन एवरी फील्ड। The universities should be free from the workload of secondary education. Court in place of Senate and Executive Council in place of Syndicate should be constituted. For the curriculum and the examination, Board of Studies and Academic Council should be constituted in the universities. Graduation course should be made of 3 years in duration. Vocational course, law, medical and engineering should be organized in universities. Director of Physical Education should be appointed for the physical development of the students in every university. Special attention on the education of the Muslim children and youths in the country, and the Commission established a special code of women education. तो ये थे भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पे सुझाव दिए गए थे। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एंड हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो है, हम इसके बाद एक और वीडियो रहती है इस यूनिट सेकंड की, तो वो वाली वीडियो मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा। 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास आने वाली है वो वीडियो। तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।